हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर के। नाउ इट्स लेक्चर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बट बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू विच टॉपिक्स वी ऑलरेडी हैव डन ऑफ दिस चैप्टर. So, in last lecture, we have explained first topic, origin and basic purpose of British rule. Second was Indian economy before the advent of British rule, colonialism, and of course about the national and per capita income which was certainly low during the British rule. आज इसके आगे अगला लेक्चर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशंस को स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सेक्टर. यू विल बी सरप्राइज टू हेयर दैट 80% population were living in rural areas and their earning source was agriculture. Main source of livelihood was agriculture. 72% population, working population agriculture sector में काम करती थी और total 80% population rural area में रहती थी. फिर भी कंट्री फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी. ये हैरानी की बात है और उसका बहुत बड़ा रीज़न था कॉमर्शलाइजेशन कर देना एग्रीकल्चर का और फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप हमसे ग्रो करवाना. यहाँ तक कि हम अपनी इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल भी नहीं अरेंज कर पाते थे. कुल मिलाकर अगर ये समझा जाए तो समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था और स्टेगनेंट था. स्टेगनेशन वर्ड का मतलब होता है गतिहीन, यानी नो साइन ऑफ सक्सेस एट दैट टाइम. कोई सक्सेस नहीं थी, कोई तरक्की नहीं थी. उसके पीछे कुछ कारण थे और वो कारण क्या थे अब हम वही समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला कारण जो था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. बच्चों, ये क्या होता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम? इसको लैंड टेन्योर सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें टीनेंट सिस्टम होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसे आज इंडियन गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे रेंट लिया करती थी ऑन आवर प्रोडक्शन. यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स. फार्मर से वो टैक्स लिया करती थी जिसे रेंट बोला जाता था और इसके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया था. उस सिस्टम को लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते थे. जमींदारी सिस्टम भी हम इसे बोला करते थे. बच्चों, इसमें समझने वाली बात ये है कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कुछ एरियाज को कुछ अलग अलग लैंडलॉर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया और लैंडलॉर्ड्स को ये कहा गया कि वो अपने अपने एरिया से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट कलेक्ट करेंगे और उस रेंट को लाकर ब्रिटिशर्स को देंगे. एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को करना चाहूँगा. मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 100 विलेज हैं. 100 विलेजेस आर देयर इन उत्तर प्रदेश, यूपी. उन्होंने 100 विलेजेस के लिए 100 लैंडलॉर्ड अपॉइंट किए और हर जमींदार को ये कहा गया कि आप अपने विलेज से 1000 रुपीज रेंट कलेक्ट करके लेकर आएंगे. 1000 रुपीज रेंट वन विलेज से अगर आएगा तो 100 विलेजेस से लगभग 1 लाख रुपी अरेंज हो गया. अब उन लैंडलॉर्ड्स का फर्ज था कि वो 1000 जो रेंट ब्रिटिशर्स ने मांगा है वो रेंट अरेंज करें और वो रेंट लाके ब्रिटिशर्स को दें. बट वो क्योंकि बीच के जो मीडिएटर्स थे वो और ज़्यादा ग्रीडी थे, उन्होंने अपने लालच के लिए 1000 की जगह 1100 रेंट कलेक्ट किया. 100 एक्स्ट्रा फार्मर्स पे बर्डन डाला, 100 अपनी जेब में रखा और 1000 दे जस्ट गिवन टू द ब्रिटिशर्स. अल्टीमेटली इवेंचुअली इफ यू विल सी दैट फार्मर पिस गया. यहाँ पर फार्मर के ऊपर जोर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया. उसे 1100 अब देना पड़ा जबकि उसे 1000 देना था और इस वजह से उसके पास पैसा बचता नहीं था जिसे वो इन्वेस्ट करे और अपने एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाए. इसीलिए एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रह गया. दूसरा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. आज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का फ़ायदा फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा है. हम बड़ी क्वांटिटी में फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, मोर ओवर दिस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं और खूब अर्निंग करते हैं. बट उस टाइम पर हमारे पास किसी इस तरीके का प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे. थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे जिससे हम फूड क्रॉप
आप देख सकते हैं लिखा है फूड क्रॉप, यानी वीट, राइस, बाजरा, दीज काइंड्स ऑफ क्रॉप वी वर प्रोड्यूसिंग एट दैट टाइम एक्चुअली, बट ब्रिटिशर फोर्स्ड अस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप. So shifting from food crop to cash crop is called commercialization of agriculture. First of all, उन्होंने हमें अच्छे प्राइस, हायर्ड प्राइस ऑफर किए और हमें लालच दिया कि अगर आप कैश क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, इस तरीके की चीज़ें अगर आप प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें सेल करेंगे तो वो आपको अच्छे प्राइस ऑफर करेंगे. हमारे इंडियन फार्मर लालच में आ गए और लालच में आने पर उन्होंने इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया. उन्हें नुकसान क्या हुआ? नुकसान सिर्फ इतना सा हुआ कि अब उनके पास खाने के लिए फूड क्रॉप नहीं था, और फूड क्रॉप यानी मेन जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो, उसके लिए वो ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो गए. एंटायर कैश क्रॉप वर यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड टू रन देयर इंडस्ट्रीज. ब्रिटिशर्स की अपनी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, सिल्क इंडस्ट्रीज थी, जूट इंडस्ट्रीज थी, जिनको चलाने के लिए उन्हें रॉ सिल्क, रॉ जूट, रॉ कॉटन चाहिए. उसके लिए उन्होंने फोर्स किया और इस तरीके से उन्होंने कॉमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को. अनफॉर्चुनेटली इसके दो लॉस हुए. पहला लॉस तो ये निकल कर आया कि लैंड की फर्टाइल पावर गिरती चली गई, जिसकी उनको समझ बहुत बाद में आई. दूसरा, उन ब्रिटिशर्स को देने के लिए कैश क्रॉप बनाने के चक्कर में खुद फूड के लिए ब्रिटिशर्स पर ही डिपेंड हो गए. तो जो इंडिया सोने की चिड़िया वाला देश, प्रॉस्परस इकोनॉमी कहलाता था, कहां से कहां पहुंच गए. चलिए, ये दो रीजन आपको समझ में आए होंगे जो बताते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर काफी स्टेगनेंट रह गया. नंबर थर्ड रीजन है हमारे सामने लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. यस, दिस इज द थर्ड रीजन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. व्हाट डज इट मीन्स? हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत लो थी. ये प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है मैं बताना चाहूंगा. प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हेक्टेयर लैंड. क्या होता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हेक्टेयर लैंड. मान लीजिए ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं लैपटॉप की, ये स्क्रीन एक 1 हेक्टेयर लैंड एरिया है. इस लैंड एरिया से पहले आप देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल 660 टन्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन होता था. आज उतनी ही लैंड एरिया से 3216 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस होता है. इससे पता लगता है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत वल्नरेबल थी. वल्नरेबल मतलब कमजोर टेक्नोलॉजी थी. इरिगेशन फैसिलिटीज लाइक ट्रैक्टर या हार्वेस्टर्स या फिर ट्यूबवेल या फिर इस तरीके पॉन्ड, लैक, वेल्स, ये सब इतने अच्छी क्वांटिटी में नहीं थे, इनका लैक होता था. नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर था ही नहीं, नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन करते थे, इसीलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत लो थी. आज हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हालांकि ये पॉल्यूशन करते हैं, नुकसानदायक भी हैं, पर प्रोडक्शन तेजी से करने में बहुत काम आते हैं. और आप देख सकते हैं लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन 2016-17 के अकॉर्डिंग हमारे पास हो रहा है. इसका मतलब उस टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर स्टेगनेंट था, प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही लो थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. यार पैसा बचेगा तभी तो इन्वेस्ट किया जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, इफ यू विल सेव मनी देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन गेट द लोन इजीली. उस समय पर लोन फैसिलिटीज जो थी वो नॉन इंस्टीट्यूशनल थी. अगर आपको याद हो, जमींदार हो गए या जिसे आप लैंडलॉर्ड कहते हैं, या फिर महाजन, बनिए, बड़े बड़े इस तरीके के लोग होते थे जो लोन दिया करते थे और लोन के बदले में पूरी पूरी जमीन खा जाते थे. इसलिए फार्मर्स उनके पास जाने से अक्सर डरा करते थे जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए. अब पैसा बचा तो ही तो इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर से वही बात. तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड्स कंट्रोल एंड ड्रेनेज. ना तो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए पैसा था, ना फिर किसी तरीके की नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, और अगर किसी तरीके का क्रॉप डिस्ट्रॉय, किसी भी तरीके से अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय होता है तो सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं था. तो जब पैसा होता ही नहीं था तो प्रोडक्शन नहीं था, इन्वेस्टमेंट्स नहीं था, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी. इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडियन एग्रीकल्चर का कोई ग्रोथ भी नहीं होता था. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज, मैं पिछले पॉइंट में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरीके से फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट जैसी सिचुएशंस आती थी और जिसकी वजह से अचानक से बहुत बड़ा डिजास्टर, लॉस होता था, क्रॉप का लॉस होता था, वेयर हाउसेज नहीं थे, प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता था, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं फार्मर को लॉसेज होते थे और फार्मर उनसे सर्वाइव नहीं कर पाता था. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मैं बताना चाहूँगा. जैसे मान लीजिए ये एक लैंड एरिया है जिसके ऑनर थे मिस्टर ए.
बड़े हुए, ऑफ कोर्स, तो शादी हुई तो बच्चे हुए तो मान लीजिए उनके 4 बच्चे हैं, ही हैज़ 4 चिल्ड्रंस। अब वो जो लैंड एक अकेली उनकी ओन थी, वो अब 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड हो गई। जब वो बड़े हुए, उनको भी लैंड चाहिए था, अब उनकी भी फैमिलीज बनी, तो ऑब्वियस सी बात है, एक मिस्टर ए के पास जितना लैंड था, अब वो मिस्टर बी, सी और डी के पास उसका 1/4 हिस्सा रह गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इस 1/4 हिस्से से कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? सिर्फ इतना कि उनके सब्सिस्टेंस हो जाए। इट वॉज जस्ट टू फॉर द सब्सिस्टेंस, बट इट वॉज नॉट टू मच कि वो उससे अर्न कर सकें और आगे ग्रोथ कर सकें। इस तरीके की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की वजह से, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से भी अर्निंग होनी बहुत कम हो गई, और अर्निंग कम रह गई तो फिर इन्वेस्टमेंट्स और आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं बचा, और इसलिए भी एग्रीकल्चर पीछे रहता चला गया। थैंक यू।